टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ प्रतिभाओं को निखारने का एक बेहतरीन संस्थान है। हेलो गाइस, फर्म के समापन से संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपका साझेदार के दिवालिया होने पर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है दिवालिया साझेदार की हानि को वहन करने के संबंध में, वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चन से। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपका पेज नंबर दिया हुआ है 169 और इसमें प्रश्न संख्या दिया हुआ है 5। देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ आपको? दीपक, कपिल और भरत 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। 31 मार्च 2014 को उनका चिट्ठा निम्न है, यानी बैलेंस शीट आपको दी हुई है और नीचे कुछ सूचनाएं हैं इस बैलेंस शीट के नीचे, जिनमें आपको दिया हुआ उक्त तिथि को फर्म का समापन कर दिया गया। भवन और स्टॉक को 5,28,000 में बेच दिया गया। वसूली वह 6,000 है। देनदारों से 3,000 में से जो है 3,000 पर डूब गए। लेनदारों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया और भरत दिवालिया हो गया। तो यहाँ 3 साझेदार थे, दीपक, कपिल, भरत। इसमें से भरत क्या हो गया? दिवालिया घोषित हो जाता है और उसकी जायदाद से हमें क्या मिल रहा है? रुपए 5,100 वसूल हुए। यानी भरत जब दिवालिया हो गया तो भरत की हानि को पूर्ति करने के लिए भरत की जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी उससे हमें सिर्फ 5,100 रुपये वसूल हो रहे हैं। और फर्म की पुस्तकों में वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। गार्नर बनाम मरे नियम लागू करना है हमें, यह मानते हुए कि साझेदार वसूली की हानि में अपना हिस्सा नगद नहीं लाएंगे। यानी कि सामान्यतः गार्नर बनाम मरे नियम के अनुसार वसूली की जो भी हानि होती है वो साझेदारों को नगद में लानी होती है। लेकिन इसमें प्रश्न में कहा है कि गार्नर बनाम मरे नियम तो हमें लागू करना है, लेकिन वसूली की हानि को साहूकार साझेदारों को नगद में लाना आवश्यक नहीं है। तो हम गार्नर बनाम मरे नियम लागू करेंगे। किस संबंध में लागू करेंगे? जो दिवालिया साझेदार होगा उसकी जो हानि होगी उस हानि को साहूकार साझेदार अपने पूंजी अनुपात में वहन करेंगे, लेकिन वसूली की हानि जो गार्नर बनाम मरे नियम के अनुसार नगद में लानी होती है उसे नगद लाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए, अपने को क्या क्या करने के लिए बोला है सर? इसमें अपने को बोला है फर्म की पुस्तकों में वसूली खाता बनाना है, पूंजी खाते भी बनाने हैं। तो चलिए पहले हम वसूली खाता बना लेते हैं। और आपको पता है वसूली खाता बनाने में साझेदार के दिवालिया होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बैलेंस शीट आपको दी हुई है, बैलेंस शीट से आप एसेट्स और लायबिलिटीज को यहाँ ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। सबसे पहले हमने क्या बनाया सर? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो ये आपका क्रेडिट साइड होगा रियलाइजेशन अकाउंट का, इधर ये डेबिट साइड होगा। यहां लिखेंगे अपन पार्टिकुलर्स, यहां अमाउंट लिखा जाएगा रुपीज में, ये पार्टिकुलर्स का कॉलम होगा और ये अमाउंट का कॉलम होगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, यानी वसूली खाता जब आप बनाओगे तो वसूली खाते संबंधित नियम क्या सर? सबसे पहले तो संपत्ति और दायित्वों को वसूली खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम संपत्ति दायित्वों को स्थानांतरित करेंगे। देखिए बैलेंस शीट में कौन कौन सी संपत्तियां दी हुई। सबसे पहले आपको दिया हुआ कैश। तो कैश अकाउंट का बैलेंस बनेगा और डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग ये सब दिए हुए ये रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगी। अच्छा, रियलाइजेशन के साथ एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमें बनाना है। यहां पे मैं फॉर्मेट बना देता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बन जाएगा साथ ही साथ। और प्रश्न में कितने साझेदार दिए हुए सर? यहां पे 3 साझेदार हैं। तो साझेदारों के अमाउंट के लिए 3 कॉलम बना लिए जाएंगे। साझेदारों के नाम दिए हुए हैं दीपक, कपिल और भरत। तो यहां लिखेंगे अपन दीपक, कपिल, भरत।
यहाँ भी 3 साझेदार हैं और तीनों साझेदारों के यहाँ नाम लिखे जाएंगे दीपक, कपिल और भरत। ये क्रेडिट साइड होगा और ये डेबिट साइड होगा। यहां हम एंट्री लिखेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे सर, पार्टिकुलर्स कहेंगे। यहां ये भी पार्टिकुलर्स होगा और इसी के साथ हमें एक अकाउंट और बना लेना है जिसका नाम क्या होगा, कैश अकाउंट होगा। तो चलिए यहां मैं बना देता हूं कैश अकाउंट का फॉर्मेट। यहां एक अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेंगे कैश अकाउंट। हालांकि क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने प्रश्न के उत्तर की जांच के लिए बना ले रहे हैं। जब कैश अकाउंट का टोटल दोनों साइड इक्वल आ जाता है, इसका अर्थ क्या होता है सर, इसका अर्थ ये होता है कि अपना प्रश्न जो है वो सही चल रहा है सामान्यतः। तो यहां पार्टिकुलर्स का कॉलम हो गई, ये कॉलम हो गया अमाउंट के लिए और ये कॉलम हो गया पार्टिकुलर्स के लिए क्रेडिट साइड का, और इधर ये कॉलम हो गया अमाउंट के लिए। तो चलिए ये आपका डेबिट और क्रेडिट साइड कैश अकाउंट के लिए भी हो गई यहाँ पे। अब देखिए प्रश्न में सबसे पहले बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम दी हुई है उन सब का हमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है उसी हिसाब से, जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है उस हिसाब से ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए एसेट साइड में दिया हुआ सबसे पहले कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनता है। तो कैश एसेट में मतलब डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो ये आप लेके चले गए कैश का बैलेंस जो कि आपको प्रश्न में दिया हुआ था 24,000 रुपए, तो 24,000 रुपए आप यहां लेके चले गए। इसके बाद देखिए कैश के बाद आपको दिया हुआ है डेटर्स है, स्टॉक है, बिल्डिंग। डेटर, स्टॉक और बिल्डिंग आपकी एसेट्स हैं, इनको रियलाइजेशन के डेबिट में ले जाना है अपने को। तो यहां लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। कौन कौन सी आइटम लेके जाने हैं सर, डेटर, स्टॉक और बिल्डिंग, तीन चीजों को यहां पे लेके जाना है। एक हो गया डेटर्स, एक हो गया स्टॉक, एक हो जाएगा बिल्डिंग। ये 3 आइटम्स हैं। तो इनमें आपको दिया हुआ है 1,20,000, 1,80,000 और इसी के साथ आपको दिया हुआ है 3,84,000 की बिल्डिंग दी हुई है। 3,84,000 इन सब का हम टोटल लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 6,84,000 टोटल एसेट्स हो गई जो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर किए। इसके बाद एसेट साइड में दिया हुआ है कैपिटल। भरत की कैपिटल दी हुई है एसेट साइड में। तो एसेट साइड में कैपिटल होने का मीनिंग कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो गया। डेबिट बैलेंस हम कहां लिखते हैं सर, डेबिट में लिखते हैं कैपिटल अकाउंट के। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे अपन टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस दिया हुआ सर, ये भरत के लिए कैपिटल है 24,000। तो भरत की कैपिटल का डेबिट बैलेंस था, एसेट में इसका मतलब डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में हमने इसका बैलेंस बीडी लिख दिया। अब चलिए चलते हैं लायबिलिटीज साइड में। और लायबिलिटीज साइड में आपको जो फर्स्ट आइटम दिया वो क्रेडिटर है, फिर बिल्स पेबल है। दोनों को कहां ट्रांसफर करना है सर, रियलाइजेशन में करना है क्योंकि दोनों आउटसाइड लायबिलिटीज हैं। इसलिए आप यहां लिख देंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। और ये लायबिलिटीज का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, यहाँ पे आप समझ जाएंगे आई थिंक। तो सन्ड्री लायबिलिटीज में दिया हुआ क्रेडिटर्स और फिर दिया हुआ बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स का जो वैल्यू है वो है 1,40,000 यानी 1,40,000 दिया हुआ है। और ठीक उसी तरह बिल्स पेबल का जो बैलेंस दिया हुआ है 1,00,000 रुपए दिया हुआ है, ये इसका वैल्यू 1,00,000 हो गया। इस तरह टोटल आउटसाइड लायबिलिटी का वैल्यू कितना हो गया सर, 2,40,000 रुपए आउटसाइड लायबिलिटी का वैल्यू हो गया। ये आउटसाइड लायबिलिटी हो गई। अच्छा अब हमें आउटसाइड लायबिलिटी के बाद क्या करना है, प्रश्न में इसके बाद बीपी के बाद दिया हुआ जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ और बाद में दी हुई कैपिटल। तो देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल दी हुई है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी। लायबिलिटीज में कैपिटल होने का मीनिंग क्या हो गया सर, ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, दैट्स व्हाई हम इसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस बीडी। तो दीपक और कपिल की कैपिटल दी हुई है 2,64,000 और 1,56,000, तो इसकी कैपिटल होगी 2,64,000।
और ये हो जाएगी 1,56,000। भरत की कैपिटल का डेबिट बैलेंस था तो हमने डेबिट में पहले बैलेंस बीडी लिख दिया था। इसके बाद आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। तो लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस मींस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है और ये जनरल रिजर्व है। तो ये दोनों क्या हो गए सर, संचित लाभ हो गए। संचित लाभों को पूंजी खाते में स्थानांतरित करते हैं। जब इन संचित लाभों को पूंजी खाते में स्थानांतरित करेंगे, पूंजी बढ़ेगी और पूंजी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में ही लेके आना होगा इन्हें। तो ये लायबिलिटी साइड से ये भी कहां जाएंगे सर, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। एक हो गया आपका जनरल रिजर्व और दूसरा हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो चीजें आपके सामने आ गई। तो जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इनको लाभ अनुपात में जो है विभाजित कर देंगे, संचित लाभ है। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ था आपको यहाँ पे 54,000 रुपए जनरल रिजर्व का वैल्यू था और इस 54,000 को आप दीपक, कपिल और भरत पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था 3:2:1। तो बताइए जरा कितना कितना होती है, 3:1 टोटल 6 हो गया, 6 से डिवाइड करो तो 9 को 3 से गुणा किया तो 27,000 इसकी वैल्यू आ गई। और 9 को 2 से गुणा किया तो 18,000 इसकी वैल्यू आ गई। 9 को 1 से गुणा किया तो 9,000 इसकी वैल्यू आ गई। यानी कि इसको हमने जनरल रिजर्व को भरत, कपिल और दीपक में डिवाइड कर दिया है उनके लाभ हानि अनुपात में। इसी तरह लाभ हानि खाते का जो क्रेडिट सेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो 18,000 यहाँ पे दिया हुआ है। इस 18,000 को भी हमें किस रेशियो में बांटना है सर, इसको भी हमें इसी लाभ हानि अनुपात में बांटना है। तो 3, 2, 5 और 1 6 हो जाते हैं, इसमें 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा सर, 3,000 आएगा। 3,000 को 3 से गुणा किया तो 9,000 हो गया। इसी 3,000 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया सर, 3 दूनी 6,000 हो गया। और इसी को हमने 1 से गुणा किया तो कितना आ गया सर, ये 3,000 आ गया। तो इस तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट भी यहाँ पे शो हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000, 6,000 और 3,000 ये लाभ हानि खाते का जो क्रेडिट शेष था वो भी आपने यहाँ पे विभाजित कर दिया। तो यहां तक अपनी बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स थी सबका हमने टोटल जो है, जो सब चीजों को हमने ट्रांसफर कर दिया। जहां जिस चीज को ट्रांसफर करना था वहां उस चीज को ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए यहां इस प्रश्न में एक साझेदार भरत दिवालिया हो रहा है और दिवालिया साझेदार होने पर गार्नर बनाम मरे नियम लागू भी करना है। तो आपको ये पता है कि जब गार्नर बनाम मरे नियम लागू करना है तो दिवालिया साझेदार के हिस्से की जो हानि होगी उसे साहूकार साझेदार अपने पूंजी के अनुपात में लेंगे। तो आप बाकी आगे का काम बाद में करेंगे। बैलेंस शीट की सारी आइटम ट्रांसफर हो जाने के बाद आपको पहले पूंजी अनुपात निकालना है, उसके बाद आपको वह संपत्तियों की बेचना है या फिर इनका जो भी समापन से संबंधित कार्रवाई करनी है वो बाद में करनी है। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट की सारी आइटम आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की, तो पहले आप ट्रांसफर करते ही तुरंत पहले क्या निकाल लो सर, पहले आप पूंजी अनुपात निकाल लो। तो चलिए साहूकार साझेदारों का पूंजी अनुपात निकालेंगे। तो दीपक और कपिल का पूंजी अनुपात मैं निकाल रहा हूं। किसके लिए पूंजी अनुपात निकाला जा रहा है सर, यहाँ पे साहूकार साझेदार दीपक और कपिल के लिए। तो यहाँ लिखेंगे अपन पूंजी अनुपात की गणना। और ये जो पूंजी होगी, ये पूंजी कौन सी होगी सर, ये पूंजी होगी समापन से पूर्व की, समापन की कार्रवाई शुरू करने से पहले की होगी। लेकिन बैलेंस शीट की जो भी जनरल रिजर्व दिए हुए हैं या फिर आपके लाभों का शेष दिया हुआ या संचित हानियों का शेष दिया हुआ है, संचित लाभ हानियों को शेष को ट्रांसफर करने के बाद की पूंजी होनी चाहिए। तो यहां तक का जो हमने काम किया यहीं पे अपने को पूंजी ज्ञात करनी है। तो पूंजी अनुपात किसके लिए ज्ञात करना है सर, दीपक और कपिल के लिए हमें ज्ञात करना है। भरत दिवालिया हो रहा है तो उसके पूंजी अनुपात का कोई महत्व नहीं है। तो देखिए इनकी जो प्रारंभिक पूंजी है, दीपक की पूंजी का क्रेडिट शेष जोड़ लीजिए। तो दीपक की जो पूंजी होगी वो होगी 2,64,000, 27,000 और 9,000। तो इसमें जनरल रिजर्व, P&L और बैलेंस आ जाएगा, यानी प्रारंभिक पूंजी ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी जो थी आ जाएगी इनकी 264 और 156। और इनका जनरल रिजर्व था ये भी आ जाएगा। इसका अमाउंट था 27, 18, 9। तो दीपक के लिए 27 और कपिल के लिए 18, 9,000 भरत के लिए था, उसको पूंजी अनुपात में शामिल नहीं करना है। और फिर था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था जो कितना था 9,000 और 6,000 है। तो अब इनको हम जोड़ लेंगे। अब डेबिट में कोई घटाने वाली आइटम तो है नहीं, अगर इनके डेबिट में कोई संचित हानि हुई होती तो वो माइनस कर देते।
तो इनको आपने यहां से लेकर यहां तक का सबका योग लगा लिया, तो ये कितना हो गया सर, यहाँ पे 9 36 36 70 3 लाख रुपए इसकी पूंजी हो गई कुल, यहां तक संचित लाभों को शामिल करते हुए। और इसकी पूंजी हो जाएगी सर यहाँ पे 18 और 6 24 24, ये हो गए 60 60 1,80,000 रुपए पूंजी कुल होगी इसकी। तो देखिए अब पूंजी हो गई इनकी 3 लाख और 1,80, तो पूंजी अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पे पूंजी अनुपात हो जाएगा, किसके बीच ज्ञात करना है सर, दीपक और कपिल के बीच ज्ञात करना है। तो कॉमन क्या है सर, 4 0 तो पहले से ही कॉमन है, ये तो कैंसिल होगी, तो कितना बच गया सर, 30:18 बच गया। 30 और 18 में कॉमन क्या है सर, यहाँ पे 6 कॉमन है, तो 6 से और अगर कैंसिल करते हैं तो 6 पंजो 30 और 6 3 18, तो 5:3 इनके पूंजी का अनुपात हो गया। तो दीपक और कपिल के बीच समापन से पूर्व पूंजी का अनुपात कितना है सर, 5:3 है। तो साहूकार साझेदारों की पूंजी का अनुपात 5:3 है, तो ये साहूकार साझेदार 5:3 में दिवालिया साझेदार की हानि को वहन करेंगे। तो ये अनुपात निकालने के बाद अब हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। अब समापन से संबंधित कार्यवाही नीचे सूचनाओं में पढ़ते हुए शुरू की जाएगी। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया सर यहाँ पे उक्त तिथि को समापन कर दिया गया और भवन एवं स्टॉक 5,28,000 में बेच दिए गए। ये बिल्डिंग और स्टॉक को आपने 5,28 में बेच दिया, तो यहां लिख देंगे आप बाई, क्या लिखेंगे सर, बाई कैश लिखेंगे, में कैश वसूल होगी, तो यहां लिख दिया बाई कैश अकाउंट। क्या हो रहा है सर, ये एसेट्स से रियलाइज हो रहा है कितना, 5,28,000 रुपए आपको कुल वसूल हो रहे हैं बिल्डिंग और स्टॉक से, और प्लस देनदारों से कितनी वसूली होगी। तो देनदारों के संबंध में आपको सूचना दी गई है कि देनदारों में से 3,000 रुपए डूब गए, तो कुल देनदार 1,20,000 के थे, 3,000 इनमें से डूब गए, तो 1,17,000 रुपए की आपको देनदारों से वसूली हो गई। तो 1,17,000 सर ये हो गया, तो 5,28,000 प्लस 1,17,000 टोटल हो गया 6,45,000 रुपए की आपको यहाँ पे वसूली हो रही है। तो यहाँ लिख दिया हमने 6,45,000 रुपए। इसके बाद नीचे सूचनाओं में आपको कहा गया कि लेनदारों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया। तो लेनदारों में क्या दिए थे सर, लेनदारों में तो आपको 2 चीजें दी हुई हैं, एक तो है बीपी और एक क्रेडिटर। क्रेडिटर का तो आपको पूरा भुगतान करना है, बीपी के बारे में कोई सूचना नहीं है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, पूर्ण भुगतान करेंगे। तो यहां लिख देंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स एंड बीपी पेड, इनका पेमेंट कर रहे हैं सर। कितना पेमेंट करना होगा सर, ये 41 क्रेडिटर का, 1 लाख बीपी का, इस तरह 2,40,000 रुपए में कुल पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। $2,40,000 का कुल पेमेंट हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद सूचनाओं में कहा गया कि भरत दिवालिया हो गया, उसकी जायदाद से 5,100 रुपए वसूल होते हैं। तो जब कोई साझेदार दिवालिया होता है तो उसका प्रभाव वसूली खाते पर नहीं पड़ता है, उसका प्रभाव कहां पड़ता है सर, उसका प्रभाव पड़ता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट पर पड़ता है। तो चलिए वसूली खाते में जो भी लाभ अथवा हानि होगा उसे हम साझेदारों में बांट देते हैं। अच्छा, वसूली से संबंधित कोई खर्चा दिया हुआ तो वो देख लेते हैं एक बार अपन इस प्रश्न में। कहीं देखिए आपको फर्स्ट लाइन में दिया वसूली व्यय आपके 6,000 है, तो चलिए वसूली व्ययों का पेमेंट करेंगे तो वही एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट। ये था आपके लिए एक्सपेंसेस था, वसूली के लिए खर्चा था 6,000 का, तो ये वसूली व्यय की प्रविष्टि होगी। तो अब आपका इसका प्रॉफिट और लॉस आपको कैलकुलेट कर लेना, कितना प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो 684 में आप 6,000 जोड़ोगे 690 होगा, और ये 890 हो गया, और ये हो गया 890, और 9,30,000 आपका इस साइड का टोटल आ रहा है डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड का टोटल हो गया 9,30,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है सर, क्रेडिट साइड का टोटल तो कम आ रहा है, तो डेबिट साइड में जो टोटल है पहले दोनों साइड वो लगा देंगे 9,30,000 और 9,30,000 ये डेबिट साइड का टोटल लग गया। अब क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है सर 8,85,000 आ रहा है। 8,85,000 का मतलब हमें डेबिट बैलेंस है तो लॉस हो गया, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा। कितने रुपए से डेबिट साइड का टोटल ज्यादा सर, 45,000 रुपए से डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। ये फर्म का हो गया लॉस, और इस लॉस को हम क्या कर देंगे सर, ट्रांसफर कर देंगे। TFR मतलब ट्रांसफर कर देंगे, किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे सर, जो भी साझेदार हैं दीपक
दीपक और कपिल और भरत, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। कौन से अकाउंट में? इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में इनको ट्रांसफर किया जाएगा 45,000 को। और किस अनुपात में किया जाएगा? जो भी इनका लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ उस लाभ विभाजन अनुपात में करेंगे। तो देखिए प्रश्न में लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ था 3:2:1 दिया हुआ था। तो 45,000 को जब हम 3:2:1 में विभाजित करेंगे तो 3, 2, 5 और 1 6 हो गया। 6 का भाग लगाना पड़ेगा पहले। तो जब 45,000 में 6 का भाग लगाते हैं तो आता है 7,500 आ जाता है। और 7,500 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 22,500 आएगा। तो ये 22,500 दीपक के लिए हानि का हिस्सा हो गया। और उसी 7,500 2 से गुणा करेंगे तो 15,000 रुपए कपिल के लिए हानि का हिस्सा हो गया। और उसी 7,500 को 1 से गुणा किया तो ये भरत के लिए हानि का हिस्सा हो गया। तो इस प्रकार आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब कैपिटल अकाउंट को हम आगे करेंगे पूरा। तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं कैपिटल आई क्या? डेबिट में नहीं है लेकिन क्रेडिट में था। ये लॉस हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया है। तो इस लॉस को कैपिटल में कौन सी साइड लिखेंगे सर? डेबिट साइड लिखेंगे कि लॉस से कैपिटल कम हो रही है। बाई कैपिटल मतलब कैपिटल डेबिट हो रहा है। कौन से अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं सर? लॉस रियलाइजेशन अकाउंट से कर रहे हैं। तो आप एंट्री भी क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। ये क्या था सर? ये लॉस को हमने ट्रांसफर किया यहाँ पे, जो कि 22,500 का लॉस किसके लिए था सर? दीपक के लिए था। 15,000 का लॉस भरत के लिए था, सॉरी कपिल के लिए। और भरत के लिए 7,500 का लॉस दिया हुआ था। तो यहां पे कैपिटल ट्रांसफर हो गया। अब सारी चीजें अपन ने यहां तक कर ली, लेकिन एक बात बता रहा है कि जो भरत जो ये दिवालिया घोषित हो गया। और जब भरत दिवालिया घोषित हो गया तो भरत से हमें 5,100 रुपए वसूल होते हैं इसके फुल सेटलमेंट में। तो जब भरत से 5,100 वसूल होते हैं तो भरत की कैपिटल 5,100 से बढ़ गई मतलब क्रेडिट साइड में लिख देंगे अपन 5,100 रुपए। फर्म को क्या मिला सर? कैश मिला। तो यहां लिख देंगे बाई कैश अकाउंट। ये भरत से में वसूली हो रही है 5,100 रुपए की, बाई कैश अकाउंट एंट्री कर दी। अब गार्नर बनाम मरी नियम के अनुसार ये जो वसूली की हानि साहूकार साझेदारों को नगद लानी होती है, लेकिन इस प्रश्न में क्लियर कर दिया कि गार्नर बनाम मरी नियम लागू करना है लेकिन वसूली की हानि नगद नहीं लानी है। तो कोई बात नहीं, वसूली की हानि नगद में नहीं लाएंगे साहूकार साझेदार। अब हमें क्या करना है? जो दिवालिया साझेदार है इसकी पूंजी में कितनी कमी आ रही है वो कमी हमें कैलकुलेट करनी है। और उस कमी की पूर्ति कौन करेंगे? दीपक और कपिल करेंगे। तो चलिए पहले उसकी कमी को पूरा कर लेते हैं। आपको ये पूंजी अनुपात ध्यान रखना है। कितना है पूंजी अनुपात? 5:3 है। मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं। ये क्या था अपना सर? ये था पूंजी अनुपात। तो अब हम क्या करेंगे सर? दिवालिया साझेदार भरत की पूंजी की कमी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए पूंजी की कमी कैसे ज्ञात करेंगे? दिवालिया कौन हुआ सर? ये भरत जो है ये दिवालिया हो गया। ये भरत दिवालिया हो गया और इसकी पूंजी की कमी पता करनी है। मतलब पूंजी की कमी कितनी है, यानी कि इसकी न्यूनता कितनी है, पूंजी की न्यूनता या कमी कह दो। इसकी पूंजी की कमी कितनी है वो हमें पता करनी है। अर्थात इस पूंजी की कमी को पूरा कौन करेंगे? साहूकार साझेदार करेंगे। तो सबसे पहले पूंजी की कमी ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया? पूंजी खाते का डेबिट शेष हो जाता है। तो यहां सबसे पहले भरत की जो पूंजी है इसका डेबिट साइड में कितना अमाउंट है वो देखेंगे। तो इसके डेबिट साइड में अमाउंट दिया 24,000 और 7,500। 24,000 प्लस 7,500 तो ये हो गया 31,500 हो गया। इसके बाद इसके क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट दिया हुआ भरत के? 9, 3, 12, 12 और 5 17,100 दिया हुआ है। तो इसके क्रेडिट साइड में 17,100 रुपए दिए हुए हैं। तो जरा बताओ एक बार मुझे, डेबिट में 31,500 और क्रेडिट में 17,100, तो ये कौन सा बैलेंस होगा सर? ये तो डेबिट बैलेंस होगा। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है सर? इसकी न्यूनता होगी, पूंजी की न्यूनता। तो न्यूनता होगी और न्यूनता कितने की आ रही है सर? यहाँ पे ये न्यूनता आएगी 17,100 माइनस कर देंगे 31,500 में से
तो 4 तो ये आ गया, और इधर आपका 11 में से 7 गई तो 4 ये रह गया, 1 ये रह गया। तो 14,400 रुपए आपकी कुल न्यूनता की राशि आ रही है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि दिवालिया साझेदार जो भरत है उसके पूंजी खाते का डेबिट शेष 14,400 आ रहा है, उसकी हानि की राशि कुल मिला के 14,400 की आ रही है, जिसको वहन कौन करेंगे, इस न्यूनता को वहन करेंगे साहूकार साझेदार यानी कि दीपक और कपिल करेंगे इसको सर वहन। और किस अनुपात में करेंगे सर, इसको वहन करेंगे पूंजी अनुपात में करेंगे, जो कि कितना था सर 5:3 पूंजी अनुपात हमने ज्ञात किया था, और उसी पूंजी अनुपात में वहन करेंगे। देखिए पूंजी अनुपात हमने पहले ज्ञात किया था, ये पूंजी अनुपात 5:3 था। तो 5:3 में 14,400 को अपन बांट देंगे, तो 14,400 को 5:3 में जब तुम बांटोगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। पहले इसमें 8 का भाग लगाएंगे, तो 8 का भाग लगाया, 8 एकम 8 हो गया, और 6 रह गया, 8 8 64 1800 आ जाता है सर। 1800 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90, 9,000 वहन करना पड़ेगा दीपक को, और 18 3 54 5,400 रुपए हानि की राशि वहन करनी पड़ेगी कपिल को। तो इसकी जो पूंजी की न्यूनता थी कपिल की, सॉरी भरत की, उसको दीपक और कपिल ने 9,000 और 5,400 रुपए वहन करेंगे। तो जब ये इसे वहन करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, देखिए दीपक और कपिल इसकी न्यूनता को वहन कर रहे हैं, तो इनकी पूंजी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी जब इसकी लॉस को ये वहन करेंगे। तो दीपक और कपिल की पूंजी कम होगी तो इनके पूंजी खातों के डेबिट में एंट्री लिखेंगे, 9,000 इसके अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे, और 5,400 रुपए इसके अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे। लेकिन किस नाम से आएंगे, दीपक और कपिल के कैपिटल अकाउंट में आ गए। और ये किसकी पूंजी को वहन किया था, भरत की पूंजी को की कमी को वहन किया था, तो टू भरत कैपिटल अकाउंट। और यही मैंने आपको बताया था कि इंसॉल्वेंट पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे और सॉल्वेंट पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सॉल्वेंट पार्टनर दीपक कपिल डेबिट हुए, और टू भरत ये क्रेडिट हो गया। तो भरत क्रेडिट हो रहा है, तो भरत की कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, दीपक और कपिल ने वहन किया, तो बाई दीपक्स कैपिटल और बाई कपिल्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अमाउंट किसके कॉलम में लिखना है सर, भरत के कॉलम में 9,000 रुपए इसने वहन किए और 5,400 रुपए इसने वहन किए। तो इस तरह इसका तो हो गया कैपिटल अकाउंट का जो न्यूनता था, डेफिशिएंसी थी कैपिटल अकाउंट की, जो न्यूनता थी वो इसकी पूर्ति होगी उस न्यूनता की। तो इसके कैपिटल अकाउंट में कितना शेष रह गया सर, यहां पे ये हो गया अपना 31,500 हो गया, और इधर भी 31,500, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, भरत का हिसाब हो चुका है। अब हम कपिल और दीपक का और कर लेते हैं, क्या इनका हिसाब किताब रह गया है। तो देखिए कपिल का अगर क्रेडिट साइड का हम टोटल लगाते हैं तो 1,56,000, 18 और 6 24,000 ये हो गया, तो 1,80,000 रुपए का टोटल आता है क्रेडिट साइड का, 1,80,000। जबकि डेबिट साइड का इसका कपिल का टोटल आ रहा है 15 और 5 20,400 आ रहा है, तो टोटल 1,59,600 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आया है इधर, इसको अपन लिखेंगे, ये फाइनल पेमेंट हो जाएगा, पार्टनर को फाइनली पेमेंट कर दिया जाता है। तो बैलेंसिंग फिगर में ये क्या हो गया सर, टू कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट हो गया। इसके बाद देखिए आपको दीपक का और देख लेना है। तो दीपक का अमाउंट दिया हुआ था 2,64,000, 27,000 ये है, 9,000 ये है, तो 9 चौक 36,000, तो ये हो गया 36 अगर अपन ऐड कर देंगे तो इसमें हो जाएगा 3 लाख टोटल। कितना हो जाएगा सर, ये क्रेडिट का टोटल हो जाएगा 3 लाख, और 3 लाख में से ये 22,500 और 9,000, तो 22 और 9 31,500 में ऐसे माइनस कर देने तो रह जाएगा 2,68,500 रह जाएगा। कितना रह जाएगा बैलेंस सर, ये बैलेंस रह गया 2,68,500 रुपए का ये बैलेंस रह जाएगा सर। तो इस तरह आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया।
और आई थिंक आपको ये दिवालिया साज दर की न्यूनता को आपने जो वहन किया ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बना लेते हैं कैश अकाउंट। तो जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश का बैलेंस तो आप लिख ही चुके हैं। यहां देखिए कैश कहाँ है सर, 2 बार कैश आया है, 2 कैश और 2 कैश। 2 कैश का मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो ये जो अमाउंट है 2,40,000 और 6,000 ये क्रेडिट साइड में लिख देंगे अपन यहाँ पे कैश अकाउंट के। यहां लिखा 2,40,000 2,40,000 2,40,000 और ये दिया हुआ आपका 6,000, ये हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। और इसे क्रेडिट में लिखने के बाद एंट्री क्या बनानी है सर, ये जो कैश था कौन से अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन से आ रहा है, तो रियलाइजेशन टू कैश एंट्री हो रही है। तो आप क्या करेंगे सर, यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे सर, यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। सेम एंट्री यहां होगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपको ये एंट्री पास करनी है। इसके बाद देखिए आपको क्या दिया हुआ प्रश्न में, यहां कंप्लीट हो गया कैश, इधर कैश था बाई कैश। बाई कैश का मतलब क्या हो गया सर, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। तो कैश अकाउंट के डेबिट में इस अमाउंट को लिखेंगे 6,45,000 को। और किस नाम से लिखा जाएगा सर, ये रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां एंट्री लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखा जाएगा सर, एंट्री में लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में देखते हैं कैश कहां है। देखिए यहां लिखा है बाई कैश, किसके अकाउंट से आ रहा है सर, भरत के अकाउंट से आ रहा है। तो बाई का मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो गया यहाँ पे, तो ये 5,100 रुपए डेबिट साइड में लिखेंगे। और कहां से आया सर, भरत की कैपिटल से आया, तो लिख देंगे भरत कैपिटल अकाउंट। इसी तरह इधर कैश आएगा टू कैश। टू कैश का मतलब क्या हो गया सर, कैश क्रेडिट हो गया, तो ये अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2,68,500 और 1,59,600। 2,68,500 और 1,59,600। और इसको अपन जो एंट्री लिखेंगे वो क्या लिखेंगे सर, ये जो 2,68,500 कहां से आ रहा है, दीपक कैपिटल से आ रहा है, तो यहां लिखेंगे दीपक कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और ये कपिल की कैपिटल से आया, तो यहां लिखेंगे कपिल्स कैपिटल अकाउंट। ये फाइनल पेमेंट की एंट्री थी अपनी, जो हमने दीपक और कपिल को पेमेंट किया। अब आप क्या करेंगे सर, इसका कैश अकाउंट का हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। अगर टोटल दोनों साइड का इक्वल आ रहा है देन नो प्रॉब्लम, अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा यहाँ पे। और इधर ही आ गया 6,70,74,100 रुपए, 6,74,100 हो जाएगा। देखिए 5 इसमें मिला है तो 6,50,000 हो गया। 50 और 20 70 और 4 74,100। इधर का टोटल लगाएंगे तो भी सेम ही आएगा, 6,74,100 रुपए आएगा। तो ये आपका कैश अकाउंट का दोनों साइड का टोटल यहाँ पे टैली हो गया। तो कैश अकाउंट दोनों साइड मिलने का मतलब क्या हुआ कि सर अपना इक्वेशन यहाँ तक जो हमने किया है सारा क्वेश्चन सही है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में विशेष क्या था सर, इस क्वेश्चन में विशेष ये था पूंजी अनुपात ज्ञात करना। तो पूंजी अनुपात जब भी ज्ञात करोगे तो समापन की कार्रवाई शुरू करने से पहले, मतलब रियलाइजेशन की आइटम्स को कैपिटल में ट्रांसफर करने से पहले, लेकिन बैलेंस शीट की आइटम को कैपिटल में ट्रांसफर करने के बाद जो पूंजी आएगी, मतलब बैलेंस शीट की सारी आइटम को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो बैलेंस शीट की आइटम्स को ट्रांसफर करने के बाद जो पूंजी आएगी उस पूंजी से पूंजी अनुपात ज्ञात किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, रियलाइजेशन की कोई भी अमाउंट आपको पूंजी अनुपात ज्ञात करते समय पूंजी में शामिल नहीं करनी है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलिए रफ करते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे अपन इसमें, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा।
देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कपिल एक साझेदार है, 25,000 के लेनदारों को 22,000 में लेने को सहमत हुआ। फर्म के विघटन पर आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। देखिए कपिल एक साझेदार था, उसने फर्म के दायित्व ले लिए। दायित्व ले लिए इसका मतलब क्या हो गया कि कपिल जो है आपको फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए सहमत हो रहा है। ये जो आपको प्रश्न दिया हुआ है ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 174 पे दिया हुआ है। अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर में 1 मार्क में आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कह रहा है कि भाई कपिल एक साझेदार है जिसने फर्म के 25,000 के लेनदारों को 22,000 में ले लिया है। मतलब ये हुआ कि फर्म के जो दायित्व उनको भुगतान कौन कर रहा है, जो है कपिल कर रहा है। तो कपिल जब फर्म के दायित्वों का भुगतान कर रहा है तो फर्म के लिए कपिल कौन हो गया सर, देने वाला हो गया। और हमें पता है कि हम देने वाले को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं सर। तो टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और फर्म के दायित्वों का भुगतान किया तो आपको पता है, मैंने बताया था कि संपत्ति और दायित्वों को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं और जब भुगतान करेंगे तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। तो यहां रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से सर, 25,000 के दायित्वों को इसने 22,000 में लिया। इसका मतलब ये फर्म की तरफ से 22,000 का भुगतान कर रहा है, तो एग्रीड वैल्यू पर एंट्री की जाएगी। ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फर्म के समापन से संबंधित। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।